इस कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पे विजिट करके सुन सकते हैं। रियांस भी सोना की रफ्तार देखकर शॉक था। रियांस ने अपने हाथ में बंधे हुए उस काले धागे को देखा तो उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। रियांस ने उस धागे को अपने होठों से चूम लिया। सोना रियांस के रूम से बाहर निकलकर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं ही पागल थी जो इनके रूम में आ गई। अगली बार से इनके रूम में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सोना की नज़र लिविंग हॉल में बैठी हुई गौरी पर भी गई, लेकिन अभी वो इस हालत में नहीं थी अब गौरी के पास जाए। इसीलिए सोना चुपचाप छिपते हुए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चली गई। साथ ही उसने इस बात का भी ध्यान रखा कि कोई उसे देख ना ले। एएस विला अबीर की कार आकर एएस विला के बाहर रुकती है। कार रुकने की आवाज़ से दीवानसी की भी नींद खुल जाती है। वो अपनी आंखों को मसलते हुए चारों तरफ देखती है। अपने आप को कार में देख दीवानसी अबीर को देखते हुए पूछती है, हम कार में कैसे? हम तो ऑफिस में थे ना, क्या हम सो गए थे? अबीर जवाब में अपना सर हाँ में हिला देता है। अबीर दीवानसी को गोद से उतार दिया। दीवानसी कार का गेट खोल बाहर उतरने लगती है। तभी अबीर उसे रोक देता है, रुक जाओ, थोड़ी देर इंतज़ार करो। दीवानसी को समझ तो नहीं आता अबीर ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन वो ज़्यादा सवाल नहीं करती और कार में ही बैठी रहती है। अबीर ने दीवानसी को इसलिए मना किया था क्योंकि इतने देर तक दीवानसी के उसकी गोद में बैठे रहने के कारण अबीर के पैर सुन्न हो गए थे। इसीलिए वो उन्हें नॉर्मल होने का वेट करना चाहता था। अबीर को जब लगा कि अब वो बिल्कुल सही है तो उसने दीवानसी से उतरने के लिए कहा, चलो अब चलते हैं। अबीर और दीवानसी दोनों कार से बाहर निकलकर विला के भीतर जाने लगते हैं। वो सीधे अपने रूम में जाते हैं। दीवानसी रूम में आकर सबसे पहले फ्रेश होने के लिए चली जाती है। अबीर भी दूसरे रूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होने के बाद दीवानसी और अबीर मिलकर एक साथ डिनर करने के बाद वो दोनों आराम से एक दूसरे की बाहों में सो गए। ओबरॉय विला रात के 12 बज गए थे। साथ ही गौरी शंकर के आने का इंतजार करते हुए सोफे पर ही सो गई थी। गौरी अभी सो ही रही थी, तभी मेन डोर की रिंग बेल हुई। कच्ची नींद में सोने के कारण गौरी की नींद तुरंत खुल गई। गौरी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो उसके सामने वो इंसान खड़ा था जिसका वो इतने समय से इंतज़ार कर रही थी। गौरी के सामने शंकर खड़ा हुआ था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। आप आ गए? आपको आने में इतनी देरी कैसे हुई? गौरी ने शंकर की चिंता करते हुए उससे सवाल किया। गौरी की चिंता उसके फेस पर भी देखी जा सकती थी, लेकिन शंकर ने गौरी को कोई जवाब नहीं दिया। वो उसके साइड से निकलते हुए विला के अंदर आ गया। शंकर पहले भी कई बार गौरी के सवाल का जवाब नहीं देता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गौरी महसूस कर सकती थी शंकर कुछ परेशान है। क्या कुछ हुआ है? अब मुझे परेशान लग रहे हैं, अब मुझे बता सकते हैं? गौरी के दोबारा पूछने पर भी शंकर ने गौरी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन गौरी ने भी हार ना मानते हुए शंकर से पूछना जारी रखा। प्लीज़ बताइए ना, क्या कोई बात है? क्या कुछ हुआ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? शंकर जो पहले से ही किसी बात को लेकर परेशान था, गौरी का यूं बार बार पूछना उसे गुस्सा दिला रहा था। शंकर ने गुस्से से गौरी के बाजू को पकड़ उस पर चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? जब कोई तुम्हें जवाब नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। इसीलिए अब चुपचाप निकल जाओ, यहाँ से निकलो। ये आज पहली बार था जब शंकर गौरी के ऊपर चिल्लाया था, वरना चाहे वो कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, वो कभी भी गौरी पर चिल्लाता नहीं था। शंकर के चिल्लाने और उसकी अपनी बाजुओं पर तेज पकड़ से गौरी की आंखों में आंसू आ गए थे। शंकर ने जब गौरी के आंसुओं को देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। वो गौरी के हाथों को छोड़ जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम में चला गया। रूम में आने के बाद शंकर ने गुस्से से दीवार पर पंच मारते हुए अपने मन में सोचा, मैं भला उस पर गुस्सा क्यों कर सकता हूँ? सब मेरी गलती है, सिर्फ मेरी गलती। शंकर अभी दीवार पर पंच करते हुए अपना गुस्सा निकाल ही रहा था, तभी किसी ने डोर को नॉक किया। शंकर ने जाकर दरवाज़ा खोलकर देखा तो बाहर गौरी खड़ी थी, हाथों में खाने की प्लेट लेकर। गौरी जानती थी शंकर ने कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए वो उसके लिए डिनर लेकर आई थी। गौरी शंकर की साइड से निकलकर वो डिनर की प्लेट लेकर रूम के अंदर आ गई। गौरी प्लेट को टेबल पर रखकर रूम से बाहर जाने लगी, लेकिन वो रूम से बाहर निकल पाती ही सब उससे पहले ही शंकर ने गौरी का हाथ पकड़ उसे रोक लिया। गौरी कुछ समझ पाते उससे पहले ही शंकर ने उसे टाइटली अपनी बाहों में जकड़ लिया। शंकर के गले लगाने पर भी गौरी ने कोई मूवमेंट नहीं किया, ना ही उसने शंकर को वापस हक किया। वो बस शांति से अपनी जगह पर खड़ी थी। बहुत देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद शंकर ने बोला, सॉरी। शंकर के शब्द बहुत भारी थे। उसने गौरी के साथ कुछ समय पहले जो बिहेव किया उसके लिए वो सॉरी था।
आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं बस थोड़ा परेशान था इसीलिए तुम पर गुस्सा कर गया। गौरी ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर शंकर के बैग पर रख उसे हग बैक कर लिया। वो धीरे धीरे शंकर की बैग को सहला रही थी। आप खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। गौरी के ये कुछ शब्द सुनकर शंकर के दिल को छू गए। गौरी शंकर से अलग हुई और उसका हाथ पकड़ उसे सोफे के पास ले आई। गौरी शंकर को सोफे पर बिठाते हुए उसके साइड में ही बैठ गई। गौरी ने एक खाने का निवाला तोड़कर शंकर के मुंह की तरफ बढ़ाया तो शंकर ने गौरी का हाथ पकड़ लिया। इस समय उसके भीतर कई तरह के इमोशन थे, लेकिन वो उन्हें चाहकर भी बाहर नहीं निकाल सकता था। क्या तुम जानना नहीं चाहती मैं इतनी रात तक कहाँ था? शंकर के सवाल पर गौरी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने शंकर को वो निवाला खिलाते हुए कहा, नहीं, वैसे भी कुछ बातों को ना जानना है बेहतर होता है, और अगर आप नहीं बता रहे हैं तो वो बात मेरे काम की भी नहीं होगी। गौरी की बातों से शंकर के फेस पर भी स्माइल आ गई। गौरी उसे समझती है, ये बात जानकर वो खुश था, लेकिन अब शंकर के लिए ज़रूरी था वो माहौल को थोड़ा लाइट करे जो उसकी वजह से ख़राब हो गया था। शंकर ने मजाक में ही गौरी से झूठ बोलते हुए कहा, और अगर मैं किसी लड़की के साथ था तो? शंकर के शब्द सुन गौरी के हाथ एक पल के लिए रुक गए, लेकिन उसने शंकर को दूसरा रुमाला खिलाते हुए कहा, अगर ऐसा होगा तो मैं उस लड़की को जान से मार दूंगी और आपकी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। ये पहली बार था जब दादी के अलावा शंकर को किसी ने ऐसी धमकी दी थी, लेकिन गौरी को जलस होता देख उसे खुशी भी हो रही थी। उसे शंकर की स्माइल को देख गौरी को समझ आ गया वो सिर्फ उसे चिढ़ा रहा था। शंकर ने जब पूरा खाना खा लिया उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। फ्रेश होकर जब शंकर बाहर निकला तो उसने देखा गौरी उसी के बेड पर फैल कर सो रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अपने रूम में नहीं जाना? कहते हुए शंकर बेड के पास आकर खड़ा हो गया था, लेकिन गौरी ने शंकर के सवालों का जवाब देने की जगह उसका हाथ पकड़ उसे अपने करीब बेड पर खींच लिया। शंकर गौरी के खींचने पर उसकी साइड में गिर गया। गौरी शंकर के गले लगाकर उसके सीने पर अपना सर रखकर बिना कुछ कहे ही सो गई। आज शंकर को गौरी की हरकतें बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन साथ ही वो क्यूट भी थी। शंकर भी गौरी को टाइटली अपनी बाहों में जकड़ कर सो गया। सूर्यवंशी वाला महक आराम से अपने रूम में बेड पर सो रही थी। तभी उसके रूम में एक परछाई बालकनी से एंटर करती है। वो परछाई धीरे धीरे बेड के पास आकर महक को देखने लगती है। इस समय महक ने सिर्फ एक नॉर्मल टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। टी शर्ट हल्के ऊपर खिसक जाने के कारण महक का गोरा पेट साफ साफ दिखाई दे रहा था। महक के बालों को भी कुछ लटे उसके चेहरे पर आ रही थी जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी। वो परछाई धीरे धीरे बेड पर महक के ऊपर झुकने लगती है। वो अपने हाथ को महक के गाल पर रख धीरे धीरे उसे सहलाने लगती है। महक नींद में ही अपने गाल पर किसी का हाथ महसूस कर उसे झटक देती है। महक के यूं हाथ झटकने पर वो परछाई महक को घूर कर देखने लगती है। वो दोबारा से महक के फेस को अपने हल्के हाथ से सहलाने लगती है। वो अपने हाथ को महक की पलकें, उसकी नाक, उसके होठों पर फिराने लगती है। महक एक बार फिर से नींद में उस हाथ को झटक देती है और करवट बदल कर सो जाती है, लेकिन वो परछाई हार ना मानते हुए अपनी हरकतों को जारी रखती है। महक नींद में ही बार बार हाथ को झटक रही थी, लेकिन जब बहुत समय बाद भी उसे किसी का हाथ अपने चेहरे पर चलता हुआ महसूस हुआ तो महक ने एक झटके के साथ अपनी आंखों को खोल लिया। महक ने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा ही उसे कोई दिखाई नहीं दिया। महक ने पूरे रूम में अपनी नज़रों को घुमाया। आखिर में उसे लगा ये सब उसका एक वहम था, इसीलिए वो एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेट गई। कुछ ही समय में महक वापस गहरी नींद में चली गई। महक के सोते ही वो परछाई पर्दे के पीछे से निकलकर बाहर आई। एक नज़र महक के सोते हुए फेस को देखने के बाद वो परछाई बालकनी से ही दोबारा बाहर निकल गई। गौरी की नींद आज शंकर से पहले खुल गई थी। आंखें खोलते ही गौरी के सामने शंकर का फेस था। शंकर के सोते हुए फेस को देखने के बाद गौरी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। गौरी अपने आप को शंकर की बाहों से आज़ाद कराकर बेड से खड़ी हो गई। गौरी ने झुककर शंकर के फोरहेड पर एक लाइट किस किया। उसके बाद वो रूम से बाहर निकल गई। आज रियांश की सुबह भी काफ़ी अच्छी हुई थी। दूसरी तरफ मुंबई की बिजी सड़कों पर एक कारों का काफिला तेज़ रफ्तार से चल रहा था। उन्हीं कारों के बीच में मौजूद व्हाइट कार में अधीर और कृतिका बैठे हुए थे। अधीर कृतिका को कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहा था। उसे ही पता था उसे इसमें कितनी मेहनत लगी थी। कॉलेज की वजह से कृतिका सुबह सुबह ही
छिप गई थी। उसके बाद अधीर को उसे पूरे विला में ढूंढना पड़ा था और बाद में कृतिका तैयार होने भी नखरे कर रही थी। साथ ही उसने खाना खाने से भी मना कर दिया था और इस समय भी कृतिका कार के विंडो से बिल्कुल चिपक कर बैठी हुई थी। कृतिका की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो धीरे धीरे सुबक रही थी। वो बिल्कुल कॉलेज नहीं जाना चाहती थी। अधीर का मूड आज सुबह से ही कृतिका की हरकतों की वजह से खराब था। साथ ही उसे कृतिका पर गुस्सा भी आ रहा था और ऊपर से कृतिका का रोना अधीर के गुस्से को सिर्फ बढ़ा ही रहा था। बहुत समय तक भी जब कृतिका चुप नहीं हुई तो अधीर ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। अब मुझे तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए। अधीर के चिल्लाने की वजह से कृतिका और ज़्यादा डर कर दरवाजे से चिपक गई। साथ ही उसका रोना भी बढ़ गया। कृतिका को चुप ना होता देख अधीर ने एक गहरी सांस ली क्योंकि वो इस सिचुएशन को गुस्से से हैंडल नहीं कर सकता था। अधीर ने इस बार अपनी आवाज़ को नर्म करते हुए कहा, कृतिका प्लीज़ रोना बंद करो। लेकिन कृतिका अभी भी धीरे धीरे सुबक रही थी। अधीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कृतिका को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। अधीर ने कृतिका को चिन के ऊपर करते हुए कृतिका के मासूम फेस को देखा। कृतिका की आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। अधीर ने कृतिका के गालों पर आए आंसुओं की बूंदों को पोंछते हुए कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कृतिका ने सुबकते हुए कहा, कृतिका को कॉलेज नहीं जाना, प्लीज़ कृतिका को कॉलेज मत भेजो। ये सब कहते हुए कृतिका बहुत क्यूट लग रही थी। लेकिन अधीर कृतिका की इस क्यूटनेस में आकर उसकी बात नहीं मान सकता था क्योंकि ये कृतिका की भलाई के लिए ही था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कॉलेज तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा और ये मेरा फैसला है। इसीलिए अब रोना बंद करो। अधीर के शब्द बहुत ज़्यादा सख्त और अटल थे। वो अपनी बात से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला था। आप बहुत बुरे हैं। कृतिका आपसे कभी भी बात नहीं करेगी। कृतिका सच कह रही है। कहते हुए कृतिका ने तेजी से रोना स्टार्ट कर दिया था। अधीर ने जब कृतिका से कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ कृतिका को अपने गले लगाया और कृतिका की बैग को सहलाने लगा क्योंकि वो कृतिका को कितना भी समझाता, कृतिका कभी भी उसकी बात नहीं समझने वाली थी। कुछ ही समय में अधीर की कार कॉलेज के बाहर आकर रुक गई। कृतिका ने अपनी पपी आज से अधीर को देखा, इस समय उस उम्मीद में कि उसे रोक लेगा, लेकिन अधीर ने उसे कुछ नहीं कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। इसी के साथ उनकी कार कृतिका को वहाँ अकेला छोड़कर निकल गई। कृतिका ने पलटकर अपने पीछे मौजूद उस बड़े से कॉलेज को देखा। वो भी अब डरते हुए कॉलेज के अंदर चली गई। साथ ही इस समय उसे अपने बचपन की पूरी यादें याद आ रही थी। ओबरॉय इंडस्ट्रीज। अबीर अपने कैबिन में सोफे पर बैठा हुआ था। उसी के सामने सोफे पर बैठा हुआ था रुद्र। वो दोनों चेस खेल रहे थे। शंकर और रियांश भी दूसरे सोफे पर बैठकर उन्हें चेस खेलते हुए देख रहे थे। वैसे भाई, उस पेंटिंग में ऐसा खास क्या था जो आपने पर्सनली मुझे उसे लेने के लिए भेजा? रुद्र ने एक चाल चलते हुए कहा। अबीर ने अपनी चाल चलते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन बहुत जल्द पता लग जाएगा। इसका मतलब आपको पता ही नहीं, लेकिन फिर भी आपने उस पेंटिंग पर 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जवाब में अबीर ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। अबीर, वो पेंटिंग है किसकी? रियांश ने अबीर से सवाल किया। साइकोपैथ। अबीर के जवाब ने कैबिन में एक गहरी शांति को जन्म दे दिया। हर कोई अपनी जगह शॉक हो गया था। अबीर, तू मजाक कर रहा है ना? शंकर ने पूछा, लेकिन अबीर के सीरियस फेस को देख वो समझ गया। अबीर कोई मजाक नहीं कर रहा है भाई। इसका मतलब उसकी पेंटिंग हमारे पास है तो उसे लेने के लिए वो ज़रूर आएगा। यही तो मैं चाहता हूँ वो आए। अबीर की बात सुन सभी ने अपने सर हिला दिए क्योंकि अबीर के दिमाग में क्या था वो सिर्फ वही जानता था। चेकमेट। अबीर की आवाज़ से रुद्र अपने सेंस में आया। उसने सामने देखा तो अबीर ने उसे हरा दिया था। रुद्र का ये देख मुंह बन गया। भाई, आप हमेशा मुझे हरा देते हैं, लेकिन देखना एक दिन मैं आपको हराऊंगा। अबीर सोफे से खड़ा हुआ और जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। नागराज की क्या खबर है? रियांश ने जवाब देते हुए कहा। इस समय वो प्रोजेक्ट के लिए बैंक से भारी लोन ले रहा है। मुझे तो लगता है जैसे वो अपना सब कुछ इस प्रोजेक्ट में लगाने वाला है। ये तो बहुत अच्छा है। जितनी ऊंची वो उड़ान भरेगा उतनी ही तेजी से नीचे गिरेगा। फिर उसे कुचलने में मज़ा आएगा। अबीर की बातें सुन रियांश और शंकर मुस्कुरा दिए। वो रुद्र अभी भी चेस बोर्ड को ही घूर रहा था। कृतिका कॉलेज में अपनी क्लास को ढूंढ रही थी। आखिर में उसे अपनी क्लास मिल ही जाती है। कृतिका डरते हुए क्लास में एंटर करती है। वो क्लास में बैठे हुए बच्चों को देखकर घबरा रही थी। क्लास में मौजूद लड़कों की नज़र जब कृतिका पर पड़ी तो उसकी खूबसूरती में ही खो गए। कृतिका की मासूमियत वहां बैठे हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। कृतिका की नज़र पूरी क्लास में घूमते हुए बीच बेंच पर बैठे हुए
दो जाने पहचाने चेहरे पर जाकर रुक जाती है, साथ ही उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल भी आ जाती है। दिवांशी और गौरी का पूरा ध्यान अपनी बुक्स पर था। तभी उन्हें एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, हाय। उन दोनों ने अपना चेहरा उठाकर सामने देखा तो उनके सामने एक कृतिका खड़ी हुई थी। कृतिका को देख दिवांशी और गौरी के फेस पर भी स्माइल आ गई। कृतिका, तुम यहाँ? मैंने आज ही कॉलेज ज्वाइन किया है। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ये सब कहते हुए कृतिका थोड़ी घबरा भी रही थी। क्या होगा अगर वो उसे अपने साथ बैठने से मना कर दे? वो तो किसी और को जानती भी नहीं है। कृतिका अपने मन में बहुत सारी बातें सोच रही थी। तभी उसे देवांशी की आवाज़ सुनाई दी, क्यों नहीं, तुम हमारे साथ बैठ सकती हो। देवांशी और गौरी दोनों बेंच पर सरक गए ताकि कृतिका भी बैठ सके। कृतिका भी खुशी से उनके साथ बैठ गई। कॉलेज आने से पहले उसके मन में जो कॉलेज को लेकर घबराहट थी वो अब कुछ कम हो गई थी। कुछ ही समय में प्रोफेसर भी आ गए और उनकी क्लास स्टार्ट हो गई। क्लास स्टार्ट होते ही दिवांशी का पूरा ध्यान तो सिर्फ लेक्चर पर था, लेकिन गौरी और कृतिका का फेस ऐसा था जैसे उनके सामने कोई एलियन खड़ा कुछ बोल रहा हो। ऐसे ही एक के बाद एक उनकी कई सारी क्लासेस लगी। क्लास खत्म होने के बाद गौरी और कृतिका की हालत ऐसी थी जैसे उनके अंदर जान ही ना हो बची। वही देवांशी बिल्कुल पहले की तरह एनर्जेटिक थी। चलो कैंटीन चलते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, गौरी ने कहा। तो कृतिका ने भी जल्दी से हाँ कहा, चलते हैं, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। वो तीनों उठकर कैंटीन की तरफ चली गई। कैंटीन में आकर वो एक टेबल पर बैठ गई। साथ ही उन्हें जो खाना था उन्होंने वो भी मंगा लिया था। वो आपस में बात करते हुए खाना आने का इंतजार कर रहे थे। तभी गौरी की नज़र सामने से आते ऋषभ और उसकी गैंग पर गई। गौरी ने दिवांशी को भी उस तरफ इशारा किया। सभी को देख देवांशी की आंखें भी छोटी हो गई, वो भी उन्हें घूर कर देखने लगी। कृतिका ने भी उनकी नज़रों का पीछा किया तो उन दोनों को उन लोगों को घूरते देखा। वो कन्फ्यूज़न में उन्हें देखने लगी। कृतिका और गौरी को लगा था कल जो भी हुआ उसकी वजह से वो पक्का उनसे लड़ने के लिए आएंगे, लेकिन उनकी सोच से उलट वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से निकल गए। क्या हुआ? आप उन लोगों को क्यों घूर रहे थे? कृतिका को उन दोनों के सीरियस फेस देखते हुए सवाल किया। कृतिका, तुम ना उन लोगों से दूर रहना, वो लोग बहुत बुरे हैं, गौरी ने कृतिका को समझाते हुए कहा, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कृतिका उन लोगों के साथ कोई भी पंगा ले, वो उसे परेशान करे। लेकिन क्यों? क्या वो लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं? कृतिका ने उनसे मासूमियत से पूछा। तो अपना सर हाँ में हिला देते हैं। कुछ ही समय में उनका ऑर्डर भी आ गया। अपना खाना खाने के बाद वो वापस अपनी क्लास की तरफ चली गए। ऐसे ही उनका कॉलेज का दिन भी बीत गया था। शाम के समय छुट्टी होने के बाद देवांशी, कृतिका, गौरी वो तीनों कॉलेज गेट की तरफ जा रहे थे। देवांशी और गौरी को लेने के लिए पहले से ही वहां पर कार मौजूद थी। देवांशी ने कृतिका को भी अपने साथ फ्रेशर पार्टी पर इनवाइट करते हुए कहा, कृतिका आओ, हम तुम्हें भी छोड़ देंगे। देवांशी की बात सुन कृतिका ने हल्की सी स्माइल करते हुए उन्हें मना कर दिया, नहीं रहने दो, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी वो उनके साथ जाती कहाँ, उसे तो ये भी नहीं मालूम था उनका भला पड़ता कहाँ था। देवांशी ने भी कृतिका से ज़्यादा जिद नहीं की, क्योंकि वो कृतिका की आइडेंटिटी अच्छी तरह से जानती थी। कोई ना कोई कृतिका को लेने आ ही जाएगा, उसे इस बात पर यकीन था। देवांशी और गौरी कृतिका को बाय करते हुए वहाँ से कार में बैठकर चली गई। उन दोनों के जाने के बाद अब कृतिका वहाँ पर बिल्कुल अकेली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। देवांशी और गौरी के साथ होने की वजह से उसे इतनी ज़्यादा चिंता नहीं हो रही थी, लेकिन अब वो बिल्कुल अकेली थी। उसे अधीर की याद आ रही थी। वो बस चाहती थी अधीर आकर उसे ले जाए। कृतिका अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमा रही थी। तभी उसकी नज़र दूर पेड़ के नीचे खड़ी एक ब्लैक कार पर गई, जिसके बोनट से अधीर टिक लगाकर खड़ा हुआ उसे ही देख रहा था। अधीर को देखते ही कृतिका के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो भागते हुए अधीर की तरफ जाने लगी। अधीर ने भी कृतिका को अपनी तरफ भागते आता देख अपनी बाहों को फैला दिया था। कृतिका ने अधीर से थोड़ी दूरी पर से उसके ऊपर छलांग लगा दी। वो जाकर सीधे अधीर से लटक गई। अधीर ने भी कृतिका को अच्छी तरह से होल्ड कर लिया। वो कृतिका के एक्शन से शौक और खुश दोनों था। ये देखकर कि कृतिका ने उसे कितना मिस किया है। तुम्हारा दिन कैसा रहा? अधीर ने कृतिका की बैग को सहलाते हुए सवाल किया। कृतिका ने अधीर की गर्दन से अपना चेहरा निकाल कर अधीर के फेस को देखते हुए खुशी के साथ कहा, बहुत अच्छा, कृतिका को बहुत मजा आया। आपको पता है कृतिका की क्लास में उसकी दोस्त देवांशी और गौरी भी थे और आज फ्रेशर पार्टी भी है।
दिवांशी ने मुझे वहाँ चलने के लिए कहा है। कृतिका खुशी-खुशी अधीर को सब कुछ बता रही थी। अधीर भी ध्यान से कृतिका की सभी बातें सुन रहा था। भला उसे कैसे नहीं पता दिवांशी और गौरी उसकी क्लास में है। उसने इसी वजह से कृतिका का सेम कॉलेज और क्लास में एडमिशन कराया था। अधीर का ध्यान जब अपने आस-पास किया तो वहाँ से गुजरता हर इंसान उन्हें ही घूर रहा था। उसने अभी भी कृतिका को अपनी गोद में उठाया हुआ था। इस कारण लोगों के लिए ये थोड़ा अजीब था। अधीर ने न समय बर्बाद करते हुए कृतिका को कार के पैसेंजर सीट पर बैठाया और खुद ड्राइव सीट पर बैठकर कार को लेकर वहां से निकल गया। कार में कृतिका की बातें अभी भी खत्म नहीं हुई थी। भला कौन ही यकीन करता, अधीर से हमेशा डरने वाली कृतिका आज अधीर से इतनी बातें कर रही थी। इन कुछ पलों के लिए कृतिका के दिल में अधीर का डर बिल्कुल खत्म हो गया था। क्या कृतिका शाम को फ्रेशर पार्टी में जा सकती है? कृतिका ने अधीर के फेस को देखते हुए बड़ी स्माइल के साथ पूछा। उसे डर था कहीं अधीर मना ना कर दे। अधीर ने सिंपली अपना सर हाँ में हिला दिया, क्योंकि उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो कृतिका को अब बाहर की दुनिया में निकालना चाहता था। कृतिका अच्छी तरह से सब कुछ एंजॉय करे और उसे समझे भी। अधीर के हाँ करने पर कृतिका की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने खुशी में अधीर की गाल पर किस कर लिया। आप कितने अच्छे हैं, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। वहीं अधीर की तो कृतिका के सडन किस से हालत ही खराब हो गई थी। उसे लगा जैसे उसकी धड़कनें अचानक ही बढ़ गई थी। अधीर ने आज से पहले ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। एएस विला, अबीर आज जल्दी ही विला आ गया था। साथ ही उसके साथ कुछ लड़कियां भी आई थी। दिवांशी लिविंग हॉल में ही बैठकर ही टीवी देख रही थी, इसीलिए उसने अबीर को आते हुए देख लिया था। अबीर को देख दिवांशी उछलती हुई अबीर के पास आ गई। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहते हुए दिवांशी ने अबीर को हक कर लिया था। अबीर ने दिवांशी को हक करके उसे हल्का सा लिफ्ट करके घुमा दिया। अबीर के घुमाने पर दिवांशी के फेस की स्माइल और भी बड़ी हो गई थी। अब तक उसने अबीर के पीछे मौजूद उन लड़कियों को नहीं देखा था। अबीर के साथ आई उन लड़कियों के फेस पर भी दिवांशी की स्माइल और अबीर का इतना लिविंग गेस्चर देखकर स्माइल आ गई थी। दिवांशी ने जब अबीर के पीछे कुछ लड़कियों को मुस्कुराते हुए देखा तो उसने उनकी तरफ पॉइंट करते हुए अबीर से पूछा, ये लोग कौन है? उन लड़कियों ने भी अब स्माइल करना बंद कर दिया था और वो एक प्रोफेशनल पोज में खड़ी हो गई थी। अभीर ने दिवांशी के कंधे पर हाथ रख उसे अपने करीब करते हुए कहा, ये स्टाइलिश है, ये यहाँ तुम्हें तैयार करने के लिए आई है पार्टी के लिए, लेकिन क्यों, हम खुद ही तैयार हो सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम क्या चाहती हो, तुम पार्टी में सुंदर ना दिखो और फिर लोग मेरा मजाक बनाएंगे कि अभीर सिंह ओबरॉय की वाइफ को ढंग से तैयार होना नहीं आता। अभीर की बात सुन दिवांशी का मुंह बन गया। आप कहना क्या चाहते हैं, हम अच्छे नहीं दिखते? मैंने तो ऐसा नहीं कहा, ये तो तुम कह रही हो, लेकिन आपके कहने का मतलब तो यही है ना? हाँ, कहते हुए दिवांशी ने अबीर से अपना मुंह फेर लिया। अबीर ने दिवांशी के फेस को अपनी तरफ करते हुए कहा, मेरे लिए तुम इस दुनिया में सबसे सुंदर हो, चाहे फिर तुम एक दिन बूढ़ी ही क्यों ना हो जाओ, तुम हमेशा मेरे लिए सुंदर रहोगी। अबीर ने यह बात इतने प्यार से कही थी जिसे सुन दिवांशी की गाल शर्म से लाल हो गए। वहाँ मौजूद स्टाइलिश के फेस पर भी दिवांशी और अबीर का ये प्यार देखकर स्माइल आ गई थी। अबीर को जब अपने ऊपर किसी की घूरती हुई नजरें महसूस हुई तो उसका फेस सख्त हो गया। जो कुछ समय पहले दिवांशी के सामने नर्म था, अभीर ने घूर कर वहाँ खड़ी स्टाइलिश की तरफ देखा तो एकदम सीधी होकर खड़ी हो गई। साथ ही उन्होंने अपनी स्माइल को भी छिपा लिया। अभीर ने दिवांशी को उनके साथ तैयार होने के लिए भेज दिया और खुद नीचे लिविंग हॉल में बैठकर दिवांशी के आने का इंतजार करने लगा। ओबरॉय विला में भी गौरी तैयार हो रही थी। उसे तैयार होने के लिए भी वहाँ पर स्टाइलिस्ट पहुँच गए थे। साथ ही सोना भी गौरी की तैयार होने में मदद कर रही थी। गौरी ने एक ग्रीन कलर की बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। साथ ही बालों को कलर किया गया था। चेहरे पर लाइट मेकअप के साथ वो बहुत सुंदर लग रही थी। गौरी को इतना सुंदर देख सोना ने हाथों से गौरी की बिलाइयाँ लेते हुए कहा, हाय, आप कितनी सुंदर लग रही है, कहीं आपको मेरी ही नज़र न लग जाए। सोना की बात सुनकर गौरी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। सोना गौरी को लेकर नीचे जाने लगी। गौरी धीरे धीरे सीढ़ियों से सोना के साथ नीचे आ रही थी। लिविंग एरिया में ही दादी, दादाजी, रियांश और शंकर बैठे हुए थे। उनके फेस पर भी स्माइल आ गई। रियांश की नज़र
भी गौरी पर गई तो वो भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। शंकर ने जब सभी को एक तरफ देखता पाया तो वो भी उस तरफ देखने लगा। गौरी को देख शंकर तो जैसे सांस लेना ही भूल गया था। उसकी नज़रें सिर्फ गौरी के ऊपर ही टिकी हुई थी। वो लगी इतनी सुंदर रही थी। गौरी चलते हुए नीचे सभी के पास आ गई। आज रेहांस गौरी को लेकर जाने वाला था। रेहांस सोफे से खड़ा हुआ और बाहर की तरफ जाने लगा। गौरी ने भी दादाजी और दादी के पैर छुए और उन्हें बाय करके वो भी रेहांस के पीछे जाने लगी। रियांश और गौरी जब बाहर आए तभी उनकी नज़र उनके पीछे आते हुए शंकर पर गई। शंकर को पीछे आता देख रियांश की आंखें छोटी हो गई। तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? शंकर ने एक स्माइल करते हुए कहा, मैंने सोचा मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। शंकर ये बात कह तो रियांश से रहा था लेकिन उसका सारा ध्यान गौरी के ऊपर ही था। रियांश ने शंकर का फेस अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, मैं इस तरफ हूँ तो यहाँ देख कर बात करो। हाँ तो मैं तुझे ही देख कर बात कर रहा हूँ। शंकर ने रियांश के फेस को घूरते हुए कहा और एक बार फिर से गौरी की तरफ देखने लगा। शंकर की हरकतें देख गौरी के फेस पर ना चाहते हुए भी एक स्माइल आ गई। रियांश ने कार की तरफ जाते हुए कहा, लेकिन मैं तुझे नहीं लेकर जा रहा हूँ, इसीलिए तू जा सकता है। शंकर कुर्ते दिखाते हुए रियांश से पहले ही जाकर कार के पैसेंजर सीट पर बैठ गया। मैं तो तुम्हारे साथ जाने ही वाला हूँ, तुम्हें जो करना हो तुम कर सकते हो। रियांश ने एक नज़र शंकर को घूर कर देखा और अपने सर को ना में हिला दिया, क्योंकि वो अब जानता था शंकर कार से उतरने वाला तो बिल्कुल नहीं है। गौरी की स्माइल और बड़ी हो गई थी। वो दोनों भी जाकर कार में बैठ गए। गौरी कार की बैक सीट पर बैठी थी। रियांश ने कार स्टार्ट की और उसे पार्टी की लोकेशन की तरफ बढ़ा दिया। वहीं शंकर कार में फ्रंट मिरर से सिर्फ गौरी को ही देखे जा रहा था। गौरी खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन वो भी अपने ऊपर शंकर की उन नज़रों को महसूस कर सकती थी। अबीर को लिविंग एरिया में दीवानसी का इंतजार करते हुए 2 घंटे होने को आए थे, लेकिन दीवानसी अभी तक नहीं आई थी। अबीर बैठा हुआ अपने मैल चेक कर रहा था, तभी उसके कानों में किसी के हिल की टक टक की आवाज़ सुनाई दी। अबीर ने पलट कर देखा तो दीवानसी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसने इस समय एक पिंक कलर का पार्टी गाउन पहना हुआ था। बालों को अच्छी तरह से जूड़े में बांधा गया था। साथ ही उसने हील और एक पर्स भी कैरी किया हुआ था। चेहरे पर लाइट मेकअप के साथ बहुत सुंदर लग रही थी। अबीर दीवानसी को देखते हुए ही सोफे से खड़ा हो गया। दीवानसी जब लास्ट सीढ़ी पर पहुंची तो हील की वजह से उसका पैर लड़खड़ा गया। अबीर जल्दी से दीवानसी की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन गिरने से पहले ही दीवानसी ने अपने आप को संभाल लिया। दीवानसी को न गिरते देख अबीर ने एक गहरी सांस ली। अबीर कुछ पल पहले घबरा गया था। अबीर जल्दी से दीवानसी के पास आया। अबीर ने दीवानसी को चारों तरफ से चेक करते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? जब तुमसे हील पहनकर चला नहीं जाता तो पहने ही क्यों? अभी गिर जाती तो? अबीर दीवानसी को डांट रहा था। साथ ही वो खा जाने वाली नज़रों से दीवानसी के पीछे से आ रही उन दोनों स्टाइलिस्ट को घूर रहा था। अबीर को अपने लिए इतनी फिक्र करता देख दीवानसी का दिल एक गर्माहट से भर गया था। उसने अबीर को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, आप शांत हो जाइए, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम तो चुप ही रहो। अबीर ने दीवानसी को घूरते हुए कहा तो दीवानसी ने जल्दी से अपने होठों पर उंगली रख ली। अबीर ने एक मिनट से कहकर जल्दी से दीवानसी के लिए नॉर्मल स्लीपर मंगवा लिए। कुछ पलों तक और दीवानसी को प्यार से डांटने के बाद अबीर दीवानसी को लेकर विला के बाहर की तरफ जाने लगा। विला के बाहर एक कार पहले से ही खड़ी हुई थी। अबीर ने आगे बढ़कर दीवानसी के लिए कार की पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला। दीवानसी के बैठने के बाद अबीर भी जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आज वो खुद ही ड्राइव करने वाला था। अबीर ने कार को स्टार्ट किया और उसे पार्टी वेन्यू की तरफ बढ़ा दिया। कार में अबीर दीवानसी को ऐसे समझा रहा था जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो। वहाँ पर अपना ध्यान रखना और लोगों से लड़ना मत, किसी के हाथ से कुछ मत खाना, गौरी के साथ ही रहना और सबसे ज़रूरी लड़कों से दूर रहना। दीवानसी ने अबीर के कहने से पहले ही उसकी बात को पूरा करते हुए कहा, मुझे सब पता है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे ऐसे समझा रहे हैं, तुम बच्चे ही हो। दीवानसी ने अपना फेस अबीर से फेर लिया और विंडो के बाहर देखने लगी। कुछ ही समय में उनकी कार होटल पैराडाइज के सामने आकर रुकी। वहाँ अंदर बहुत ज़्यादा चहल पहल थी और बहुत सारे लड़के लड़कियां तैयार होकर आए थे। दीवानसी ने जब देखा वो पार्टी वेन्यू पर पहुंच चुकी है तो वो कार से बाहर निकलने लगी। तभी अबीर ने दीवानसी को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसके होठों पर होठ रख के उसे किस कर लिया। दीवानसी भी अबीर को किस करने लगी। 15 मिनट तक एक दूसरे को किस करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और गहरी गहरी सांस लेने लगी। अबीर ने दीवानसी के बालों और लिपस्टिक को सही करते हुए कहा, अपना ध्यान रखना। दीवानसी ने अपना सर हाँ में हिलाया और वो कार से बाहर निकल गई। उसी समय गौरी भी वहां पहुंच गई।
देवांशी जल्दी से गौरी के पास चली गई। वो दोनों सभी को बाय करके होटल के अंदर जाने लगी। तभी उनकी नज़र बाहर खड़ी कृतिका पर गई। कृतिका भी आज बहुत सुंदर लग रही थी। कृतिका वहाँ बहुत पहले ही आ गई थी, लेकिन उसे अकेले अंदर जाने में डर लग रहा था। अधीर भी कृतिका के साथ ही खड़ा हुआ था। उसने इस वक्त फेस पर मास्क लगाया हुआ था। देवांशी और गौरी को देखते ही कृतिका के फेस पर स्माइल आ गई। वो जल्दी से भागती हुई देवांशी की ओर गौरी के पास चली गई। इसमें उसने अधीर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। कृतिका तो देवांशी और गौरी के साथ अंदर चली गई और अकेला छोड़ गई अधीर को। वहीं अधीर अपने उस हाथ को घूर रहा था जिसे कुछ समय पहले तक कृतिका ने पकड़ा हुआ था, लेकिन अब वो खाली थी। अधीर अपने हाथों को घूर ही रहा था, तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। हेलो मिस्टर राजवंशी। अधीर ने अपना सर उठाकर देखा तो उसके सामने अभीर, रेयांश और शंकर थे। अभीर ने अधीर और कृतिका को एक साथ देख लिया था, इसीलिए वो अधीर के पास आ गया। हेलो मिस्टर ओबरॉय। अधीर ने भी अभीर को ग्रीट करते हुए कहा, अगर आपके पास समय हो तो हम आपको रिग पर इनवाइट करना चाहेंगे। अभीर ने अधीर को अपने साथ इनवाइट करते हुए कहा। अधीर के पास भी करने के लिए कुछ नहीं था और अभीर को मना करना उसे रूड लगा, इसीलिए उसने अभीर को हाँ कर दिया। वो चारों होटल के वीआईपी एंट्रेंस से होटल के अंदर चले जाते हैं। होटल के मैनेजर को जब मालूम चलता है कि अभीर सिंह ओबरॉय उसके होटल में आया है, तो वो जल्दी से भागते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है। हेलो मिस्टर ओबरॉय, आप यहाँ आने वाले थे, आपने ये हमें पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? हम आपके स्वागत के लिए तैयारी करके रखते हैं। मैनेजर बहुत ज़्यादा पोलाइट था। रियांश ने मैनेजर को जवाब देते हुए कहा, चलिए कोई बात नहीं, आज आपको ये स्वागत प्राप्त हुआ है। अब एक काम कीजिए, आपके होटल को सबसे प्रीमियम रूम तैयार कीजिए और कुछ रेड वाइन की बोतल भेजिए। श्योर सर, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको हमारे सबसे प्रीमियम रूम में लेकर चलते हैं, मैनेजर ने कहा। और वो उन्हें लेकर होटल के सबसे प्रीमियम रूम में ले गया। साथ ही मैनेजर ने अपने होटल की बेस्ट रेड वाइन की बोतल को भी मंगवा लिया। वो अभीर को किसी भी तरह से नाराज नहीं कर सकता था। मैनेजर उस रूम में ज़्यादा समय नहीं रुका और उस रूम से चला गया, क्योंकि उसे मालूम था अभीर सिंह ओबरॉय को अपने आसपास भीड़ पसंद नहीं है। अभीर, अधीर, रियांश और शंकर वहाँ रूम में मौजूद सोफे पर बैठ गए और वाइन पीने लगे। इसी के साथ में वो बिजनेस से रिलेटेड बातें भी कर रही थी। वहीं नीचे हॉल में पार्टी जोरों से चल रही थी। ज़्यादातर स्टूडेंट अपनी पार्टनर के साथ आए थे। वो सभी अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे, इसीलिए वो सभी शो ऑफ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। कुछ लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे। हर कोई अपनी मस्ती में मस्त था। तभी सभी का ध्यान मेन एंट्रेंस से आ रही 3 ब्यूटीज ने खींच लिए। गौरी, देवांशी और कृतिका आपस में बात करते हुए अंदर आ रही थी। इस बात से अनजान उन्हें देख वहां मौजूद हर लड़के के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। बाहर एरिया की तरफ ऋषभ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। उसके एक फ्रेंड्स ने उसे मेन एंट्रेंस की तरफ देखने का इशारा करते हुए कहा, ऋषभ वो आ गई। ऋषभ ने भी उस तरफ देखा तो देवांशी को देख उसकी आंखों में एक चमक आ गई। आज इसे मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर ही रहूंगा। ऋषभ तू क्या करने वाला है? ऋषभ के एक फ्रेंड ने उसे देखते हुए पूछा, क्योंकि उसकी आंखों में कुछ तो था। तुझे कुछ समय में मालूम चल जाएगा, ऋषभ ने कहा और वापस से अपनी ड्रिंक पीने लगा। वहाँ मौजूद हर लड़का देवांशी, कृतिका और गौरी की खूबसूरती से घायल होकर सिर्फ उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोच रहा था। वही लड़कियां उनकी खूबसूरती देखकर चल भून रही थी। ऋचा जो अपनी फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी, वो भी उन तीनों को घूरते हुए मन ही मन कोस रही थी, क्योंकि उसकी सारी लाइमलाइट जो छिन चुकी थी। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि ऋचा के डैड ने उसे साफ साफ मना किया था गौरी और देवांशी से पंगा लेने के लिए। ऋचा को अब तक समझ नहीं आया था आखिर उसके डैड उसे क्यों देवांशी और गौरी से दूर रहने के लिए कह रहे थे। ऋचा अभी उन तीनों को घूर रही थी, तभी उसकी नज़र सामने से आते एक शख्स पर गई। उसे देख ऋचा के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। प्रिया, फाइनली तुम आ ही गई। ऋचा ने प्रिया से गले मिलते हुए कहा। वो लड़की कोई और नहीं थी, प्रिया थी। प्रिया वालिया, नागराज वालिया की बेटी। प्रिया ने ऋचा से गले मिलते हुए कहा, तो दोस्तों क्या मुझे मिस किया? प्रिया भी आज बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी ब्यूटी आई कैचिंग थी। प्रिया ने कॉलेज में लास्ट ईयर में एडमिशन लिया था और साथ ही उसकी अमीरी को देख वो जल्दी ही कॉलेज में लड़के व लड़कियों के बीच फेमस हो गई थी। साथ ही उसकी सभी से अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। प्रिया, ऋचा ने प्रिया को मक्खन लगाते हुए कहा, प्रिया तुम नहीं जानती हम सभी ने तुम्हें कितना मिस किया। ऋचा के साथ मौजूद उसकी बाकी फ्रेंड्स ने भी ऋचा की बातों में हाँ में हाँ मिला दिया, क्योंकि वो सभी भी प्रिया की गुड लिस्ट में रहना चाहती थी। प्रिया ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, तुम लोग चिल्ला क्यों रही हो? ऋचा ने अपने मन ही मन में सोचा, क्यों ना वो देवांशी की शिकायत प्रिया से करे, इससे उसका बदला भी पूरा हो जाएगा और अगर कोई गड़बड़ होगी तो वो आसानी से बाहर निकल जाएगी। ऋचा ने देवांशी की तरफ पॉइंट करते हुए प्रिया से कहा, प्रिया
तुम वहाँ खड़ी उन तीनों लड़कियों को देख रही हो और ख़ासकर उस बीच वाली को। वो ना कुछ दिन पहले ही कॉलेज में आई है लेकिन बहुत उड़ रही है। साथ ही उसने कहा है कॉलेज की मोस्ट ब्यूटीफुल एंड रिच गर्ल वो है तुम नहीं। ऋचा ने और भी कई झूठी बातें प्रिया को बताई। ऋचा की सभी बातें सुनने के बाद प्रिया ने देवांशी की बैग की तरफ घूरते हुए कहा तुम उसकी चिंता मत करो, इसे तो मैं अभी मजा सिखाती हूँ, आखिर इसे भी तो मालूम चले प्रिया वालिया क्या है। प्रिया ने अपने कदमों को देवांशी की तरफ बढ़ाना स्टार्ट किया। प्रिया के पीछे ही ऋचा और उसकी फ्रेंड्स भी चलने लगी। प्रिया आकर देवांशी के पीछे खड़ी हो गई। उसे देवांशी को पीछे से देखकर लग रहा था वो उसे जानती है लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था, इसलिए प्रिया ने उनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए हल्की तेज आवाज में कहा हाय। देवांशी जो गौरी और कृतिका के साथ बात कर रही थी, देवांशी ने जैसे ही प्रिया की आवाज़ सुनी देवांशी का पूरा शरीर जम गया। भला वो इस आवाज़ को कैसे भूल सकती थी। ये आवाज़ उसकी रूह तक को डराने की ताकत रखती थी। नहीं, ये सिर्फ हमारा वहम है। वो यहाँ कैसे हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारा वहम ही है। देवांशी अपने आप से ही सवाल कर रही थी और उनका जवाब भी दे रही थी। प्रिया की आवाज़ से गौरी का ध्यान भी उस पर चला गया। प्रिया को देख गौरी उसे तुरंत ही पहचान गई। गौरी ने तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा तुम। गौरी की आवाज़ से प्रिया का ध्यान भी देवांशी से हटकर गौरी पर चला गया। गौरी को देख प्रिया को इवेंट की सभी बातें याद आ गई और साथ ही अपनी बेइज्जती भी। प्रिया ने तेज आवाज़ में गौरी पर चिल्लाते हुए कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो। कृतिका पपी फेस के साथ उन दोनों को देख रही थी। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो। देवांशी अभी भी अपने मन में चल रहे ख्यालों के बारे में सोच रही थी। वो नहीं जानती थी वो जो सोच रही है वो सच है। उसका यहाँ पर होना सिर्फ उसका वहम ही है। देवांशी ने अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा करके एक गहरी सांस ली। उसने अपने मन में ही सोचा भला वो यहाँ पर कैसे हो सकती है। वो तो इस समय गोवा में होगी। देवांशी चेहरे पर वापस वही चार्मिंग स्माइल के साथ पलट गई, लेकिन पलटते ही उसकी आंखों के सामने उसकी लाइफ का सबसे बड़ा नाइटमेयर था। प्रिया ने जैसे ही देवांशी को देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पहले भी उसने इवेंट में देवांशी की एक झलक देखी थी लेकिन उसने मान लिया था ये उसका वहम है, लेकिन आज देवांशी को अपनी आंखों के सामने देख प्रिया को यकीन हो गया। उस दिन उसने जो देखा वो उसका वहम नहीं था। प्रिया के चेहरे की हवाइयाँ पूरी तरह से उड़ चुकी थी। तो तुम जिंदा हो। तुम जिंदा कैसे हो सकती हो। देवांशी का हाल तो प्रिया को अपने सामने देखकर उससे भी बुरा था, लेकिन वो ये भी जानती थी वो इस समय कमज़ोर नहीं पड़ सकती है। अगर वो अब कमज़ोर पड़ी और प्रिया से डर गई तो उसे अपनी पूरी लाइफ प्रिया से डरना पड़ेगा। देवांशी ने अपने चेहरे के भाव को सख्त करते हुए प्रिया से कहा क्या मैं आपको जानती हूँ। उसकी आवाज़ आत्मविश्वास से भरी हुई थी, साथ ही उसमें एक डोमिनेंस भी था। देवांशी की आवाज़ सुन प्रिया को यकीन हो गया था ये देवांशी ही है, लेकिन उसका दिमाग उसे ये मानने की इजाज़त नहीं दे रहा था, क्योंकि वो देवांशी तो उसके सामने हमेशा डरी सहमी सी रहती थी, लेकिन अभी उनके सामने जो लड़की खड़ी थी वो पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई थी। प्रिया ने अपने चेहरे के हैरानी वाले भाव को छिपाते हुए कहा अपना नाटक बंद करो, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो। देवांशी ने भी कॉन्फिडेंस से प्रिया की आंखों में देखते हुए कहा लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। प्रिया अपने चेहरे पर एक चालाक स्माइल के साथ कहती अच्छा तो तुम मुझे नहीं जानती। झूठ बोलना बंद करो। क्या तुम भूल गई जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। प्रिया की बात सुन देवांशी के हाथों की मुठ्ठियाँ कस गई। भला वह उस सबको कैसे भूल सकती थी। इन्हीं लोगों ने तो मिलकर उसके बचपन को नर्क बनाया था। देवांशी ने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखों को बंद किया। आंखें बंद करती उसे अबीर की झलक दिखाई दी, साथ ही उसकी कही हुई बातें भी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देवांशी के अंदर एक बार फिर से हिम्मत आ गई। उसने पूरे विश्वास से प्रिया की आंखों में देखा लगता है तुम्हें इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती, इसीलिए अब हटो मेरे रास्ते से। कहते हुए देवांशी प्रिया को धक्का देते हुए आगे बढ़ गई। देवांशी के पीछे ही गौरी और कृतिका भी चले गए। प्रिया तो देवांशी के यूं इस तरह धक्का देकर जाने की वजह से पूरी तरह से शॉक हो गई थी, साथ ही गुस्से से लाल भी। वो अपने मन में ही सोच रही थी क्या कोई इतना सिमिलर हो सकता है कि उनकी शक्लें, आवाज़ और आंखों का कलर भी सेम हो, क्योंकि वो जिस देवांशी को जानती थी वो तो डरपोक थी और अभी जो लड़की उसके सामने से गई वो दोनों एक कप भी नहीं हो सकती थी। ऋचा ने प्रिया को अपने ही सोच में गुम देखो से हिलाते हुए कहा प्रिया देखा तुमने वो कितनी घमंडी है। उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें धक्का देने की, और एटीट्यूड तो देखो जैसी कितनी बड़ी तोप हो। प्रिया ने जिस तरफ देवांशी गई थी उस तरफ देखते हुए अपने मन में कहा तुम चाहे वो हो या नहीं, लेकिन तुमने प्रिया से उलझकर बहुत बड़ी गलती है। इसका खामियाजा तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। सोचते हुए प्रिया के चेहरे पर एक केवल स्माइल आ गई थी
होटल पैराडाइज के एक रूम में एक लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। पूरे रूम में लड़की की तेज चलती सांसों और मौन करने की आवाज़ गूंज रही थी। वो लड़की कोई और नहीं, रूही थी। रूही उस लड़के के शरीर पर लगातार काटे जा रही थी और अपने नाखूनों से खरोच रही थी। वो लड़का जब थक गया तो वो रूही से अलग होकर साइड में ही बेड पर लेट गया। उस लड़के के यूँ अचानक रुक जाने पर रूही के फेस पर फ्रस्ट्रेशन के साथ-साथ गुस्सा भी आ गया। उसे उसका यूँ बीच में रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। "क्या हुआ? तुम यूँ रुक क्यों गए?" रूही ने उस लड़के के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। उस लड़के ने गहरी-गहरी सांस लेते हुए कहा, "नहीं, अब मैं थक गया हूँ, मुझसे और नहीं होगा।" रूही ने कुछ पल उस लड़के के चेहरे को गुस्से से घूरा, लेकिन अचानक उसमें उसके दिमाग में कुछ आया जिससे उसके फेस पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। रूही बेड से खड़ी होकर सोफे के पास गई जहाँ पर उसका पर्स पड़ा हुआ था। रूही ने अपने पर्स से एक चीज़ निकाला और उसे उस लड़के के पास लेकर आई और उसे दे दिया, उसकी बाजू पर लगा दिया। इंजेक्शन के लगने के कुछ समय बाद ही उस लड़की की आंखें लाल हो गई, साथ ही उसके शरीर की गर्माहट बढ़ने लगी। रूही ने उसे नशीली चीज़ दी थी। उस लड़के ने रूही का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर खींच लिया और वो खुद भी रूही के ऊपर आ गया। अब वो बहुत ही वाइल्ड होकर रूही के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये दवाई का असर था। रूही को भी अच्छा लग रहा था। वो भी उस लड़के का साथ पूरा तरह से एंजॉय कर रही थी। नीचे हॉल में स्टूडेंट की पार्टी काफ़ी ज़ोरों से चल रही थी। सभी बच्चे एंजॉय कर रहे थे। कृतिका ने डांस फ्लोर पर नाचते हुए लड़के-लड़कियों को देखकर देवांशी और कृतिका से ज़िद करते हुए कहा, "चलो ना, हम भी चलकर डांस करते हैं, बहुत मज़ा आएगा।" कृतिका के फेस और उसकी एक्साइटमेंट को देखकर देवांशी और गौरी ने भी हाँ कर दिया। वो तीनों डांस फ्लोर पर चली गई और डांस करने लगी। उन तीनों ने कुछ ही समय में एक बार फिर से सारे अटेंशन को अपनी तरफ खींच लिया था। आखिर वो तीनों थी ही इतनी हॉट, ऊपर से उनका वो डांस, वहाँ मौजूद हर लड़का सिर्फ उन्हें ही देख रहा था और वही लड़कियां गुस्से और जलन से उन्हें घूर रही थी। बहुत समय तक डांस करने के बाद जब वो तीनों थक गई तो वो डांस फ्लोर से नीचे आ गई। उन तीनों ने ही काउंटर पर जाकर अपने लिए जूस ऑर्डर किया और जूस पीने लगी। इस बात से अनजान कुछ ही दूरी पर खड़ी प्रिया एक केवल स्माइल के साथ उन्हें देख रही थी। उसने देवांशी के ड्रिंक के साथ कुछ गड़बड़ की थी। देवांशी ने अपना जूस खत्म कर उसे खाली गिलास को काउंटर पर रख दिया। कुछ समय बाद उसे कुछ अजीब फील होने लगा। देवांशी ने कृतिका और गौरी से एक्सक्यूज़ करते हुए कहा, "हमें थोड़ा अजीब लग रहा है, हम अभी वॉशरूम से होकर आते हैं।" गौरी ने देवांशी की चिंता करते हुए कहा, "देवांशी दी, क्या आपकी तबीयत खराब है? मैं भी आपके साथ चलती हूँ।" कृतिका ने भी गौरी की बात पर सर को हाँ में हिलाया। देवांशी ने उन्हें मना करते हुए कहा, "नहीं, हम ठीक है, बस थोड़ा अजीब लग रहा है, हम अभी वॉशरूम से होकर आते हैं, तब तक तुम दोनों यहीं रहो।" देवांशी उन दोनों को अकेला छोड़ वॉशरूम की तरफ चली गई। कृतिका और गौरी भी वहाँ खड़ी होकर देवांशी के आने का इंतज़ार करने लगी। 10 मिनट बाद जब देवांशी लौट कर नहीं आई, तो अब कृतिका और गौरी को देवांशी की चिंता होने लगी। कृतिका ने गौरी को देखते हुए चिंता से कहा, "ये देवांशी दी को इतनी देर कैसे लग रही है आने में?" गौरी ने भी जिस तरफ देवांशी गई थी उस तरफ देखते हुए कहा, "हाँ, तुम सही कह रही हो, चलो चलकर देख कर आते हैं।" वो दोनों देवांशी को देखने के लिए वॉशरूम की तरफ चली गई। उन्होंने जब वॉशरूम को चेक किया तो देवांशी वहाँ नहीं थी। देवांशी को वॉशरूम में न देख वो दोनों उसे आस-पास ढूँढने लगी, लेकिन उन्हें देवांशी कहीं भी नहीं मिली थी। गौरी ने चिंता करते हुए कहा, "ये देवांशी दी कहाँ जा सकती है? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फँस गई?" "हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, हमें जल्द से जल्द देवांशी को ढूँढना पड़ेगा, इससे पहले कोई प्रॉब्लम हो।" कृतिका ने भी चिंता करते हुए कहा, उसे डर लग रहा था। गौरी और कृतिका मिलकर देवांशी को पूरे पार्टी हॉल और साथ ही आसपास के एरिया में ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नहीं मिली। साथ ही गौरी ने देखा ऋषभ और उसके दोस्त भी पार्टी में कहीं नहीं थे। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक परेशानी है फ्रेंड्स, हमारा चैनल टर्मिनेट हो गया है, तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैं सही से बोल नहीं पाई हूँ, तो आप लोग रीड कर लेना और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि फिर से ये सही हो सके। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स सपोर्ट करें ताकि हमारा चैनल फिर से पहले जैसा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।